हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। जो हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको तो पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो वह रोज की रामायण है। लेकिन यदि कोई नया हमारे चैनल से जुड़ रहा है तो उसको मैं बता देती हूँ कि हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड के पार्ट फर्स्ट में पॉलिटी वाला भाग कवर कर रहे हैं। अभी हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई है और थर्ड यूनिट में हमारा टॉपिक चल रहा है स्थानीय स्वशासन। क्योंकि ये टॉपिक हमारा प्री और मेंस में कॉमन है, इसलिए हम इसे दोनों के हिसाब से देख रहे हैं। स्थानीय स्वशासन में भी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतें हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा चल रहा है शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगरीय निकाय। नगरीय निकाय में के संबंध में भी मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें पहले वीडियो में हमने ये इसकी पृष्ठभूमि से कुछ काम के फैक्ट हमारे लिए निकल के आए थे, हमने वो देखे थे। और इसके नगरीय निकाय के सेकंड वीडियो से या सेकंड पार्ट से हमने क्या देखा था कि नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिल गया था, यानी संविधान में इनके लिए व्यवस्था हो गई थी। तो संविधान में इनके लिए व्यवस्था कहां पे की गई थी, तो भाग 9A में आर्टिकल 243 से लेके ZG तक। अभी हम ये जो अनुच्छेद हैं जिनमें नगरीय निकायों के संबंध में संविधान में कुछ प्रावधान किए हैं, नगरीय निकायों के सेकंड वीडियो से लेके हम यही देख रहे हैं। सेकंड वीडियो में हमने आर्टिकल 243P से लेके S तक देखा और फिर उसके बाद वाले वीडियो में हमने 243T से लेके 243ZA तक हमने इसमें देखा। अब हम आगे के अनुच्छेद देखेंगे। ये आज हमारे अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा, पिछले वीडियो में कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, मुझे 2-3 मैसेज प्राप्त हुए हैं, तो पहले मैं वो क्लियर कर देती हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंफ्यूजन क्या थी कि हमने आर्टिकल 243T देखा था और उसमें हमने देखा था कि इसमें SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। हम थोड़ा शुरू से ले लेते हैं, है ना। तो SC ST और महिलाओं के लिए क्या था, इसमें आरक्षण था। अब इसका हमने पहला प्रावधान देखा था कि ये जो आरक्षण है वो जो प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य आएंगे उनको दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा, चक्रीय क्रम में। तो हम क्या कह रहे थे पहले वाले पॉइंट में कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को ये जो आरक्षण होता है वो चक्रीय क्रम में मिलता है। अब यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी, है ना। यहां तक तो चीजें सब क्लियर थी। दिक्कत कहां पे हुई थी, जब मैंने आपको समझाया था और मैंने आपसे कहा कि ए कोई नगरीय निकाय है और फिर उसमें मैंने आपको आरक्षण बताया। तो बोलते बोलते मैं ये शब्द स्किप हो गया कि मैंने यहां आपको ए नगरीय निकाय बोल दिया, ना कि ये बोला कि ए कोई वार्ड है या ये कोई नगरीय निकाय का निर्वाचन क्षेत्र है। बस एक शब्द वहां पे स्किप हो गया था, उसकी वजह से ही आप लोगों को कंफ्यूजन हुई। जिस हिसाब से मुझे मैसेज प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार यही बात है, ठीक है। तो अच्छी बात है, कहीं भी ऐसा हो एकदम फ्लो में कभी कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं कि क्या बोल गया है। तो आप यदि ऐसी कोई कंफ्यूजन हो तो आप यदि व्हाट्सएप से जुड़े हैं तो वहां तो आप बता ही देते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, ताकि बाकी कहीं ऐसा किसी और को भी कंफ्यूजन हुई है तो वो मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगी और आप लोगों को अगले वीडियो में या वहीं पे कमेंट बॉक्स में आपको उस चीज का रिप्लाई मिल जाएगा। मैंने आपको मैसेज में ये रिप्लाई इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वहां ये चीज शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने बोल दिया था कि मैं ये चीज अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो कंफ्यूजन क्या थी, मैंने कहा कि ये जो आरक्षण था वो चक्रीय क्रम में मिलेगा। अब किनको मिल रहा है चक्रीय क्रम में, तो जो प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य आ रहे थे। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य कहां से आ रहे थे, तो कोई नगरीय निकाय होता था, उसे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता था जिन्हें हम वार्ड कह रहे थे, और हर वार्ड से वहां की जनता एक प्रतिनिधि चुन के भेजती थी, यानी जनता खुद चुन रही है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, ठीक है। ये चीजें हमारी सारी क्लियर है।
तो ये चीज यही है कि हम मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई भी नगरीय निकाय का वार्ड है ना। अब मान लो वहां पहली सीट आ गई एससी की। अच्छा, आपको कंफ्यूजन क्यों हुई होगी, क्योंकि मैंने नगरीय निकाय बोल दिया होगा तो आपको लगा होगा कि क्या पहले नगरीय निकाय में एससी की सीटें आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। हर वार्ड में और जनसंख्या के अनुपात में चीजें डिसाइड होती है। मतलब कोई भी नगरीय निकाय में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सिर्फ एससी चुन के मंगवा लिए, ऐसा नहीं होता। हर वर्ग को उसकी जनसंख्या के हिसाब से सीटें मिलती हैं। ठीक है, तो मान लो ए कोई वार्ड है ना, या नगरीय निकाय का कोई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है, तो वहां पे पहले मान लो एससी की सीट आ गई, फिर मान लो अगली एसटी की आ गई, फिर अगली मान लो हम महिला की ले लेते हैं, या फिर हमने इसी अनुच्छेद में आगे क्या देखा था कि राज्य का विधानमंडल चाहे तो किसी अन्य वर्ग को भी क्या कर सकता है, रिजर्वेशन आरक्षण दे सकता है। तो हम यहां मान लेते हैं कि अन्य वर्ग को आरक्षण मिला है, तो हम ओबीसी की ले लेते हैं। हमारे यहाँ ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर मान लो सामान्य सीट आ गई। ठीक है, बाकी चीजें तो आई थिंक आपको समझ में आ गई थी, लेकिन एक बार आप ये चीज एक बार और देख लीजिए। तो फिर क्या होगा कि यही क्रम दोबारा चलता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी वार्ड में एक बार एससी के लिए सीट आ गई तो वहां हमेशा एससी के लिए आ जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले एससी के लिए आएगी तो अगली एसटी के लिए आ सकती है, फिर महिला के लिए आ सकती है, ओबीसी और सामान्य, और फिर यही चक्रीय क्रम दोबारा से चलता जाएगा, है ना। और जिस वार्ड में यदि एससी एसटी है ही नहीं, तो वहां पे मान लो यदि एससी एसटी नहीं है तो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं आता है उस वार्ड में। भाई उनकी जनसंख्या ही नहीं है वहां पे। और वैसे भी जैसे मान लो जनसंख्या के अनुपात में एससी एसटी को कितनी 6 सीटें रिजर्व हुई, हमने ऐसा मान लिया, तो ये सीटें हर बार अलग अलग क्षेत्रों में चक्रीय क्रम में आती जाती हैं। ये 6 सीटें जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से मान लो इनको इतनी सीटें यदि मिली हैं किसी भी नगरीय निकाय में, तो क्या होगा कि ये अलग अलग वार्ड में हर बार चक्रीय क्रम में इतनी सीटें बांट दी जाती हैं। ठीक है, आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने यहां नगरीय निकाय बोल दिया था, इसलिए आपको कंफ्यूजन हुई थी कि नगरीय निकाय में क्या ऐसा होगा कि पहले एससी एससी के लिए सीटें आएंगी, है ना। जो मैसेज मुझे प्राप्त हुए उनका कहना यही था, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये कोई वार्ड है ना। तो एक कोई किसी वार्ड का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हर वार्ड में इस तरह से सीटें डिवाइड होती हैं, इस तरह से चक्रीय क्रम वार्ड या उस निर्वाचन क्षेत्र में चलता है। ठीक है, चलिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछने की बजाय आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, है ना। अच्छा, एक चीज और है कि आप यदि वीडियो का फीडबैक देते हैं तो आप व्हाट्सएप पे ना देके मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में दिया करिए। क्योंकि देखिए क्या होगा कि कमेंट में यदि कोई नया आया है और यदि आप उसका वीडियो का फीडबैक अच्छा लगता है उसको, तो कभी कभी क्या होता है कि हम वीडियो यदि लंबी होती है तो हम नीचे कमेंट देख लेते हैं कि कुछ काम की इसमें हमारी है भी, सामने वाला सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से भी हम आ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, मैं YouTube से अभी अभी जुड़ी हूं तो इसके लिए स्पेशली क्या वर्ड बोलेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है यदि अब वीडियो पे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, वो शेयर हो रही है, लाइक हो रही है, उस पर कमेंट आ रहे हैं, तो ये वीडियो के लिए भी हेल्पफुल होता है, वीडियो आगे जाएगी, है ना, और ज्यादा ग्रो करेगी। तो आप प्लीज पर्सनली उस पर फीडबैक देने की बजाय आप लोग यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में आप लाइक करके अपने कमेंट यदि आप देना चाहते हैं तो कमेंट में इस तरह आप यूट्यूब पे ही दिया करिए। तो वैसे ऐसा नहीं है, आप वहां भी बोलते हो तो जाहिर सी बात है हमें प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन हर किसी के रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो आप लोग इसमें कमेंट करिए जिससे वीडियो के लिए भी हेल्पफुल होगा, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो, यदि अच्छी लगती है तो। ठीक है, चलिए अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज से हम आर्टिकल 243 जेड बी से स्टार्ट कर रहे हैं, जेड ए तक हम देख चुके हैं। चलिए, तो हमारा आज का पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 जेड बी। या 243 या खा,
यदि हिंदी में आप नंबरिंग इस्तेमाल करते आ रहे हो तो। अच्छा, ये अनुच्छेद में कुछ ज्यादा चीजें खास नहीं है, इसलिए हम इसमें जो नोट्स हम बनाते आ रहे थे पेज डिवाइड करके, वैसे नहीं बनाए हैं। अभी हम इसमें ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ हमारे काम का कहा नहीं गया है। बस अनुच्छेद याद रखना कि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि ये जो प्रावधान है नगरीय निकायों से संबंधित भाग 9A में, वो यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होंगे। ठीक है, क्या कहा गया है अनुच्छेद 243Z(B) में कि भाग 9A यानी नगरीय निकाय के उपबंध जो किए गए हैं, भाग 9A के उपबंधों का संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज क्षेत्रों में लागू होना। मतलब जो नगरीय निकायों से संबंधित जो प्रावधान है वो संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होंगे। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना है। पूछा जाएगा तो इस तरह से ही पूछा जाएगा कि संघ राज्य क्षेत्रों में नगरीय निकायों के उपबंध किस अनुच्छेद के तहत लागू होते हैं, तो ZB या अनुच्छेद ZB पूछ लिया जाएगा। सॉरी, 243ZB है ना, तो ये पूछ लिया जा सकता है, इतना ही याद रखिए। इसमें ये चीजें कही गई हैं, ये आपके समझने के लिए हैं। आप चाहो तो नोट पॉइंट डाल के यदि नोट्स में लिखना चाहते हो तो भले ही लिख के रख लीजिए, वैसे इस तरह से कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये बस आपको पता होना चाहिए। जैसे अब तक हम कई अनुच्छेदों में देखते आ रहे थे कि कुछ निर्देश इन अनुच्छेदों में नगरीय निकायों के संबंध में राज्यपाल को दिए गए थे, है ना, कि भाई राज्यपाल ऐसा करेगा, तो वो राज्यों के लिए राज्यपाल करेगा। और इस अनुच्छेद में कह दिया गया है कि जहां राज्यपाल ऐसे काम कर रहा था, वहां ये यूनियन टेरिटरी क्षेत्र जो होंगे वहां पे क्या करेंगे, वहां पे राज्यपाल से मतलब वहां के प्रशासक से होगा, है ना, प्रशासक नियुक्त होते हैं यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, और एक और चीज कही गई है कि जहां जहां हम राज्य विधानमंडल की बात कर रहे थे राज्यों के संदर्भ में, भाई हम कई बार कह रहे थे ना कि ऐसा काम राज्य विधानमंडल करेगा, जो अनुच्छेद हम देखते आ रहे हैं, है ना, तो इसमें कहा गया है कि भाई संघ राज्य क्षेत्रों में यदि विधानसभा है तो उसका मतलब विधानसभा से होगा, है ना, मतलब राज्य के विधानमंडल शब्द जहां पे इस्तेमाल किया गया है, तो यदि किसी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, जैसे दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, और अब जम्मू कश्मीर में भी बनेगी, है ना, तो यदि किसी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है तो ये कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में राज्य विधानमंडल का मतलब यदि वहां विधानसभा है तो विधानसभा से है, और यदि विधानसभा नहीं है तो इसी अनुच्छेद में आगे ऐसा कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति जो है वो इस भाग के उपबंध यानी भाग 9A के उपबंध जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ अपवादों के साथ या कुछ मॉडिफिकेशन करके अधिसूचना में जो जो मॉडिफिकेशन या अपवाद वो वर्णित कर देगा, उस हिसाब से संघ राज्य क्षेत्रों में ये उपबंध लागू हो जाएंगे, है ना। तो भाई वो हो सकता है वहां जहां राज्य विधानमंडल की बात की जा रही है वहां वो कुछ और व्यवस्था कर देगा राष्ट्रपति, है ना। तो ये शक्ति राष्ट्रपति की है कि यदि संघ राज्य क्षेत्रों में वो लागू कर रहे हैं तो कुछ अपवादों के साथ और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इन उपबंधों को लागू किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये शोर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हमारे पास में बिल्डिंग बन रही है तो थोड़ा उसका शोर हो रहा है, तो आई होप आपको ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप वीडियो पे मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, यदि कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। इसमें आप बस इतना ही याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। वो सारी चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, ताकि आपको कभी ये कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ यदि राज्यपाल की बात करेंगे तो संघ राज्य क्षेत्रों में कौन आएगा, है ना। चलिए अब अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 243ZC। या 243 या ग। अब इस अनुच्छेद को आप चाहो तो इस तरह डिवाइड करके लिख सकते हो। इसमें क्या
क्या कहा गया है कि जो भाग 9A के उपबंध होंगे वो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। अब वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे ये अब इधर हम डिटेल में देख लेंगे। इधर शॉर्ट में मैं आप इतना ही याद रखना, इसमें 243Z सी में क्या कहा गया है कि भाग 9 के उपबंध, भाग 9A सॉरी, है ना, भाग 9A के उपबंधों का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, और यदि ऐसे क्षेत्रों में लागू करना भी होगा तो क्या व्यवस्था की गई है इस अनुच्छेद में, ये सब बताया गया है। ठीक है, तो आप इधर इसमें लिख लीजिए 243Z सी में क्या लिख सकते हैं आप कि पहला तो आप ये लिखिए, अच्छा पॉइंट थोड़े बड़े बड़े हैं, ऐसा करती हूं मैं पहले लिख देती हूं जिससे हमारा वीडियो भी लंबा नहीं जाएगा, है ना, तो मैं पहले लिख देती हूं फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्या कहा गया है अनुच्छेद 243Z सी में कि इस भाग यानी भाग 9A की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा खंड 2 यानी इसी अनुच्छेद के खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। मतलब आर्टिकल 244 के तहत खंड 1 में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और उसके ही खंड 2 में जो जनजाति क्षेत्र निश्चित किए गए हैं उन क्षेत्रों में ये भाग लागू नहीं होगा, है ना, ये कहा गया था संविधान में। लेकिन संविधान में एक चीज और कही गई है, इसी अनुच्छेद में आगे है, तो आप क्या करिए यही ये चीज ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसी के आगे, इसी पॉइंट के आगे स्पेस नहीं बचा है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, आप यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करिए और ये क्या लिखना है आपको कि संसद इन क्षेत्रों में इस भाग के उपबंधों का विस्तार कर सकती है ना, इतना सा लिख लीजिए, है ना, मतलब संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद विधि बना के, है ना, चाहे तो ऐसा लिख लीजिए कि संसद विधि बना के भाग 9 के उपबंधों का विस्तार इन क्षेत्रों में कर सकती है। ठीक है भाई, ये चीज भी स्पष्ट की गई है कि यदि संसद को लगता है कि ऐसे क्षेत्रों में, भाई ऐसे क्षेत्र क्या है, ज्यादातर पिछड़े हुए हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, ऐसे ही अनुसूचित क्षेत्र जिनको अनुसूचित किया गया है, तो वो क्षेत्र हैं जहां पे यदि ये बातें, इस भाग की बातें एज इट इज लागू नहीं हो सकती तो संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी और उस विधि में कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इनको लागू कर सकती है या कुछ अपवादों के साथ लागू कर सकती है। ठीक है, तो आप तो बस इतना लिख लीजिए आगे कि संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार इन क्षेत्रों में कर सकती है, ताकि आपको याद रहे यदि कभी इस तरह का कथन आ जाए कि 244 के खंड 1 और 2 में विनिर्दिष्ट जो क्षेत्र हैं वहां यदि नगरीय निकायों का क्या कर सकती है, संसद विस्तार कर सकती है नगरीय निकायों के प्रावधानों का, तो जी हां ये कथन सही होगा, है ना, तो संसद विस्तार कर सकती है इन क्षेत्रों में। चलिए इसमें एक चीज और कही गई है, ऐसे कुछ क्षेत्र है ना जहां ये लागू नहीं होगा, तो पहला कहा गया है कि इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा और यदि लागू करना होगा तो संसद विधि बना के कर सकती है। एक और जगह दी है, एक और क्षेत्र दिया है जहां पे इसके बाद इसके उपबंध, इस अनुच्छेद के उपबंध लागू नहीं होते, तो हम वो और देख लेते हैं। दूसरा क्या कहा गया है इस अनुच्छेद में, पहला पॉइंट हमने देख लिया, दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि इस भाग की कोई बात यानी भाग 9A की कोई बात पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो गठित होंगी दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कार्यों और शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी। भाई क्या कहा गया है कि यदि दार्जिलिंग जिले के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पे जो दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषदें गठित हैं
तो आप भले ही इस भाग 9A के उपबंध पश्चिम बंगाल और भले ही दार्जिलिंग जिले में भी लागू करो, लेकिन आपको लागू करने के टाइम ये चीज को ध्यान में रखना होगा कि ये जो परिषदें होंगी इनकी शक्तियां और इनके जो कार्य होंगे उन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये कहा गया था। ठीक है, तो ये कुछ खास पॉइंट नहीं था, पहला वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। ठीक है, तो इस अनुच्छेद में इतनी चीजें कही गई थी, एक दो बार रीड करके छोड़ देना, बाकी याद सिर्फ आपको विशेषकर क्या रखना है कि 243Z(C) में कहा क्या गया है ना, मतलब कुछ क्षेत्रों में इसके तहत लागू नहीं होंगे, ये याद रखना है। और उस क्षेत्रों का आपको एक तो याद रखना है कि 244 में जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र थे वहां लागू नहीं होंगे, और दूसरा दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, है ना। मतलब लागू तो हो सकते हैं वहां पे, लेकिन इनकी जो परिषदें होंगी वहां पे उनके कार्यों और शक्तियों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लागू नहीं होना तो नहीं कहेंगे, लागू हो सकती हैं, लेकिन इनकी शक्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद में इतना ही था, ज्यादा कुछ खास नहीं है अनुच्छेद, लेकिन एक दो बार रीड करके छोड़ देना, कभी पूछा गया तो, है ना, कि कौन से क्षेत्रों में लागू नहीं होते। अब अगला अनुच्छेद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 243Z(D). ये अनुच्छेद आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 243Z(D) या 243 या घ, इसे हम जैसे नोट्स बनाते आ रहे थे डिवाइड करके पेज को, वैसे ही आप बनाना, क्योंकि इसके संबंध में काफी डिटेल है जो हमें जानने की जरूरत है, तो वो हम इधर देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है अनुच्छेद 243Z(D) में, तो जिला योजना के लिए समिति की बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति होगी, है ना। तो आपको शॉर्ट में तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, 243Z(D) में जिला योजना समिति। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये जिले के लिए योजना बना रही होगी, है ना। अभी हम देखेंगे किस संबंध में योजना बना रही है ना। अच्छा, ये मुझे याद ऐसे हो गया था, पता नहीं कैसे लिंक हो गया था कि जेड से भी जिला, मतलब जिला और जेड की प्रोनाउंसिएशन भी सेम सेम होता है, और थोड़ा सा जिला जा और जेड थोड़ा मिल गया है ऐसे, और डिस्ट्रिक्ट डी से, तो ऐसे मुझे पता नहीं कैसे याद है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो होती है या जिला योजना समिति इस अनुच्छेद में होती है। तो यदि आपका भी ऐसा कोई लिंक बैठ जाता है जिस अनुच्छेद के तहत, तो कुछ अनुच्छेद आप ऐसे ही करा करिए, वो आप लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं, है ना। चलिए, इधर हम इसके संबंध में डिटेल देखेंगे, लेकिन चूंकि पॉइंट थोड़े बड़े बड़े हैं, मैं लिखते चलूंगी, उतने टाइम में वीडियो को स्किप करूंगी, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, आपका टाइम भी जब तक मैं लिखूंगी तब तक आपका टाइम वैसे ही जाएगा, तो इसलिए मैं लिख दूंगी, उस टाइम का वीडियो में स्किप कर दूंगी, और जब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। मैं इसको यहां से हटा रही हूं क्योंकि पॉइंट थोड़े बड़े हैं। अब जो डिटेल लिखना है आपको, अपने जो पेज का डिवाइडेशन इधर किया है आपको इधर लिखना है। ठीक है, चलिए मैं पूरे में लिखूंगी क्योंकि पॉइंट बड़े हैं, ताकि एक बार में एक पॉइंट बहुत अच्छे से आ जाए, ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं इसको हटा रही हूं, इधर शॉर्ट में आप ये लिख लीजिए। अब जो डिटेल हम देख रहे हैं वो हमको इधर लिखनी है। ठीक है, चलिए, तो इस अनुच्छेद में हमारा पहला पॉइंट क्या कहा गया है, पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगी। क्या कहा गया है पहला, कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने तथा संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति होगी, है ना।
और वो क्या करेगी, तो उस जिले में, जिस जिले की जिला योजना समिति होगी, उस जिले में जो पंचायतें होंगी, अब भाई पंचायतों के अलग विषय हैं, वो ग्रामीण स्तर पे काम कर रही हैं, तो यानी वो क्या करेंगी, ग्रामों के लिए योजनाएं वगैरह बनाएंगी। ठीक है, हमने देख ही चुके हैं हम ये चीजें। ठीक है, अब और क्या कहा गया है कि नगर पालिकाएं यानी नगरीय निकाय होंगे वो शहरों के लिए बनाएंगे। तो ये जो दोनों योजनाएं बना रहे हैं, इनकी योजनाओं का समेकन करने के लिए, समन्वित करने के लिए, उन्हें सामंजस्य उनमें बिठाने के लिए, ताकि वो सिर्फ ग्रामीण और शहरी की बन के ना रह जाए, वो पूरे जिले के विकास के लिए योजना के रूप में काम कर सके। तो उन योजनाओं का समेकन करने के लिए और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने का काम ये मुख्यतः करेंगी, और उसके लिए एक जिला योजना समिति हर जिले में होगी। ठीक है, यही कहा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस अनुच्छेद में और भी चीजें कही गई हैं, तो ये तो आपको याद रखना ही है। यदि कभी 3 नंबर में मेंस में लिखने आ जाए तो आप यही लिख सकते हो, चाहो तो इतना भी लिख के आ सकते हो। यदि कुछ याद नहीं आता है तो कि 243 ZG में जिला योजना समिति के संबंध में प्रावधान किए गए हैं या जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, या आप चाहो यदि याद आ जाता है तो फिर आप क्या करना कि इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति होगी, और जो क्या करेगी, पंचायतों और जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं यानी पंचायतों और नगरीय निकायों की योजना का समेकन करने का और एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने का काम करेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद में और भी चीजें कही हैं अब जिला योजना समिति के बारे में, तो वो देख लेते हैं। अच्छा, ये अनुच्छेद थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लिखते लिखते में आपको हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगे कि क्या लिखते जा रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, लेकिन हम बाद में इसका एक क्विक रिवीजन ले लेंगे तो हमें ये पूरी पिक्चर इसकी स्पष्ट क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, और अब चूंकि अनुच्छेद कर रहे हैं तो इसमें जो कुछ भी कहा गया है हम सब देख लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम सब देख लेते हैं, फिर यहां से याद क्या रखना है वो मैं आपको बताते चलूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इस अनुच्छेद का, पहले हम देख लेते हैं कि लिखा क्या है, फिर समझते चलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, है ना, मतलब राज्य का विधानमंडल विधि बनाएगा इस संबंध में और निम्नलिखित का उपबंध कर सकेगा। वो चीजें क्या क्या उपबंध कर सकेगा वो अब कहा गया है। तो पहला तो क्या उपबंध करेगा, जिला योजना समिति की संरचना क्या होगी, भाई कितने लोग आएंगे, कितने सदस्य होंगे, अध्यक्ष होगा, कौन कौन होगा, कैसे चुन के आएंगे और कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, ये सब संरचना कौन तय करेगा, तो राज्य का विधानमंडल करेगा विधि बना के। विधि बना दी एक बार कि भाई ये होंगे तो इनके अनुसार चलते रहते हैं। ठीक है, तो एक तो इनकी संरचना तय करता है। दूसरा क्या करता है, ये राज्य का विधानमंडल दूसरा किस संबंध में उपबंध करता है, तो इन समितियों के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका। यहां सदस्यों की बात कही जा रही है, पहले अध्यक्ष यहां अभी नहीं है, है ना। तो क्या कहा गया है कि भाई ये संरचना में जो सदस्य होंगे उनके निर्वाचन का क्या तरीका होगा, ये भी कौन तय करता है, राज्य का विधानमंडल। अच्छा, ये तो कह दिया है कि राज्य का विधानमंडल विधि बना के तय कर सकता है कि इसके सदस्य कैसे चुन के आएंगे, लेकिन संविधान में एक चीज कही गई है। क्या कहा गया है कि भाई ठीक है आप तरीका तय करो, लेकिन आपको क्या करना होगा, ऐसी समिति यानी जो जिला योजना समिति होगी उसकी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 4/5 सदस्य जो होंगे वो जिला पंचायत, हमने 3 स्तरीय पंचायतें देखी थी, जिला, जनपद और ग्राम स्तर पे, तो यहाँ पे जिला पंचायत की बात करी जा रही है कि जिला पंचायत और जिले में जो नगरीय निकाय होंगे उनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे, हमने निर्वाचित सदस्य देखे थे कि हर वार्ड से निर्वाचित होके आ रहे थे सदस्य, है ना, और फिर हमने ये भी देखा था कि मनोनीत भी होंगे और पदेन भी होंगे। तो यहां सिर्फ निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। देखिए क्या कहा गया है कि भाई ठीक है राज्य का विधानमंडल इनके सदस्यों के निर्वाचन का तरीका तय कर देगा, लेकिन 4/5 सदस्य इस समिति में कैसे होंगे,
तो जो जिला पंचायत होगी उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं और जो उस जिले में जितने भी नगरीय निकाय आ रहे हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, कोई भी हो, और उसके जो उन तीनों में से कोई भी जितने भी आ रही हो उस जिले में, उन तीनों में से, और जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी उन दोनों के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, खुद ही चुनेंगे अपने में से, है ना। तो अपने में से ही जितनी सदस्य संख्या तय होगी अपने में से चुन के भेजेंगे। यहां एक चीज का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वहां सिर्फ क्या हो रहा है, जिले में जिला पंचायत की बात कर रहे हैं, है ना, और यहाँ तीनों तरह के जो नगरीय निकाय हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो भाई कायदे से तो ये हो सकता है कि इनके लोग ज्यादा चले जाएंगे वहां पे समिति में, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संविधान में कह दिया है कि यदि उस जिले में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है तो जो सीटों का अनुपात होगा ग्रामीण लोगों के लिए ज्यादा होगा। यदि शहरी जनसंख्या ज्यादा है तो जो सीटों का अनुपात होगा उसमें शहरी लोगों के लिए या शहरी नगरीय निकाय जो होंगे उनमें से ज्यादा लोग चुन के आएंगे, है ना। तो ये सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में होता है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या जितनी भी है उस हिसाब से सदस्य यहाँ चुन के आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो निर्वाचन का तरीका राज्य विधानमंडल तय करेगा, लेकिन 4/5 सदस्य क्या करते हैं, जिला पंचायत और नगरीय निकाय अपने जो निर्वाचित सदस्य होते हैं खुद में से चुन के वहां पे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सदस्य की। अब अध्यक्ष का क्या होगा, और 1-2 पॉइंट और कहे गए हैं इसी में कि राज्य विधानमंडल 1-2 व्यवस्थाएं और करेगा, तो वो और देख लेते हैं। अगले पॉइंट इसी में क्या कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल और किस संबंध में उपबंध करेगा, तो थर्ड कहा गया है कि इन समितियों के अध्यक्षों के निर्वाचन का तरीका। भाई सदस्यों के निर्वाचन का तरीका भी तय करेगा, लेकिन संविधान में कह दिया है कि 4/5 सदस्य कैसे आएंगे, तो वो जो नगरीय निकाय होंगे और जिला पंचायत के सदस्य होंगे वो अपने में से भेजेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है अध्यक्षों के संबंध में और कुछ नहीं कहा गया है। अध्यक्ष इन समितियों के कैसे बनेंगे ये राज्य का विधानमंडल तय करता है। ठीक है, अब क्या कहा गया है और क्या करता है राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इन समितियों के संबंध में, तो इन समितियों के जिला योजना के संबंध में कार्यों का निर्धारण करता है। भाई इतना तो संविधान में कह दिया कि आप जिले में पंचायत और नगरीय निकाय जो योजना बना रहे हैं उसको समन्वित कीजिए, उसको समेकित कीजिए, प्लस आप विकास योजना तैयार कीजिए, लेकिन इनके विकास योजना का प्रारूप तैयार करने में क्या 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 इनको काम करने होंगे ये राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा तय करता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें इस संबंध में इसके दूसरे पॉइंट में कही गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन थोड़ा एक क्विक रिवीजन ले लेंगे, अभी इतना बड़ा अनुच्छेद देख के घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक क्विक रिवीजन ले लेंगे कि इसमें मेन हमें याद क्या रखना है, बाकी आप 1-2 बार पढ़ के छोड़ देना तो काम हो जाएगा। अगला पॉइंट इस अनुच्छेद का क्या है कि प्रत्येक जिला योजना समिति जो विकास योजना का प्रारूप तैयार कर रही है तो उसको तैयार करने में ये कुछ चीजों का और ध्यान रखेगी, तो वो कहा गया है। ये ज्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपका अनुच्छेद प्रॉपर तरीके से पूरा हो सके। क्या कहा गया है कि भाई क्या करेगी जो विकास योजना का प्रारूप ये तैयार कर रही है, उसमें एक तो क्या करेगी कि पंचायतों और नगर पालिकाओं, अच्छा अभी ये हमारे अनुच्छेद ही चल रहे हैं तो नगर पालिकाओं का मतलब यहाँ तीनों तरह के नगरीय निकायों से है। ठीक है, संविधान में जगह जगह पे नगर पालिका सिर्फ उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यदि मैं नहीं भी बताते चल रही हूं तो जहां भी नगर पालिका लिखा है, यदि नगर पालिका परिषद लिखा है तो सिर्फ नगर पालिका की बात हो रही है, और अकेले नगर पालिका लिखा है तो मतलब तीनों तरह के नगरीय निकायों की बात हो रही है। इन अनुच्छेदों की मैं बात कर रही हूं, जब तक हम ये अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तब तक। ठीक है, चलिए, तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के हित आदि का ध्यान रखेगी। एक तो ये योजना तैयार करने में क्या करेगी, इनके हित, सामान्य हित जो होंगे वो ध्यान रखेंगे। भाई अपने अपने विषय पंचायतों को और नगरीय निकाय को अलग अलग सौंप दिए हैं, अपने अपने उनके कुछ संसाधन है जिन पर वो काम करती हैं। तो ऐसा ना हो कि जब ये जिला योजना समिति काम कर रही है या विकास योजना तैयार कर रही है तो उन्हें जो संसाधन मिले हैं उन पे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। इस तरह का पर्यावरण संरक्षण का, जिले का समन्वित विकास का
है ना, आदि लिखा है ना, तो इस तरह की कुछ बातों का ये ध्यान रखेगी, ये कहा गया है। तो ये हमारी कुछ खास मतलब का पॉइंट नहीं है, चाहो तो पढ़ के बस छोड़ सकते हो। दूसरा क्या कहा गया है ये थोड़ा याद रखना कि ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी। मतलब जब ये योजना अपनी तैयार कर रही है जिला योजना समिति, तो ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करती है जो राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं। मतलब मान लो कि राज्यपाल कह देते हैं, राज्यपाल को लगता है कि भाई क्या होगा, किसी ऐसी संस्था या संगठन जो इस क्षेत्र में जिले के विकास के लिए योजना तैयार करने में महारथी है, तो हमें कुछ ऐसी संस्थाओं या संगठनों का परामर्श लेना चाहिए, जिससे जिला योजना जो समिति जो योजना बना रही है वो और प्रभावी बन सके और अच्छी बन सके। तो क्या कर सकती है, राज्यपाल आदेश दे देगा कि भाई इन संगठनों से आप परामर्श ले लीजिए, तो जिला योजना समिति को उससे योजना तैयार करने में उनसे परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हमारा पूरा हो गया। अब एक अगला पॉइंट है जो हमारे बहुत काम का है, वो और देख लेते हैं, फिर हम इसका एक क्विक रिवीजन ले लेंगे। अगला पॉइंट हमसे क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रत्येक जिला योजना समिति थी वो क्या कर रही है, उस समिति का जो अध्यक्ष है ना, इस जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष है वो वह विकास योजना, जो विकास योजना ये तैयार कर रहा है, जिसकी विकास योजना का ये प्रारूप बना रहा था, तो वही विकास योजना क्या करेगा, उस विकास योजना की सिफारिश किसको करेगा, राज्य सरकार को। ठीक है, यही कहा गया है कि प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष वह विकास योजना जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जा रही है राज्य सरकार को भेजेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, जो योजना, भाई ये तो प्रारूप तैयार कर रही थी ये योजना समिति, तो है ना, तो ये जिला योजना समिति उस प्रारूप को राज्य सरकार को सिफारिश करती है, राज्य सरकार को भेजती है। ठीक है, तो राज्य सरकार को भेजती है, ना कि राज्यपाल को, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि दोबारा से चीजें हमारे माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। हमने पहला क्या देखा था, हमने इसके 4 पॉइंट देखे इस अनुच्छेद के। पहला हमने क्या देखा कि भाई एक जिला योजना समिति होगी प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, वो क्या करेगी, तो पंचायत और नगरीय निकायों की जो योजना बन रही है उसको समन्वित करेगी और उसको समेकित करेगी और एक विकास योजना प्रारूप तैयार करेगी। ठीक है, पहला पॉइंट हमने ये देखा। दूसरे में क्या देखा कि भाई कुछ चीजें राज्य विधानमंडल तय करेगा, है ना, जिसमें समिति की संरचना थी तो वो कुछ खास हमारे था नहीं। दूसरा सदस्यों का निर्वाचन था, तो उसमें हमें याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि इस समिति जिला योजना समिति में जो सदस्य आते हैं उनके 4/5 सदस्य कैसे आते हैं, तो जिला पंचायत से, और नगरीय निकाय जो होते हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपने में से चुन के वहां पे उन सदस्यों को भेजते हैं। मतलब वो जो सदस्य होंगे जिला पंचायत के और नगरीय निकायों के, वो अपने में से ही कुछ सदस्य चुन के वहां से भेज देते हैं, है ना, भाई तय कर लेते हैं कि इस बार तुम चले जाओ, अगली बार हम चले जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, तो वो अपने में से चुन के कुछ सदस्यों को वहां पे भेज देते हैं। तो हमारे काम की बस वही चीज थी। दूसरा ये था कि ये जिला योजना बना रही है, वो राज्य विधानमंडल तय कर देगा कि उसके संबंध में उसे क्या क्या कार्य करने हैं, और अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होंगे ये भी राज्य का विधानमंडल तय कर देगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरे में हमें कुछ खास याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि जो जिला योजना समिति होती है, तीसरे पॉइंट में हमने यही कहा था कि वो योजना तैयार करते समय कुछ चीज का ध्यान रखेगी। तो हमें मेन ये याद रखना है कि उन संस्थाओं और संगठनों से परामर्श लेती है जो राज्यपाल आदेश द्वारा तय करते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में ये याद रखना है, और चौथे में ये याद रखना है कि जो जिला योजना समिति प्रारूप जो तैयार कर रही थी, जिसका प्रारूप तैयार करके वो सिफारिश कर रही थी, उन सिफारिशों को वो राज्य सरकार को भेजती है। ठीक है, चलिए, यही था इस अनुच्छेद में, ये 4 पॉइंट थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत अच्छे से याद रखना ही कि ZD में जिला योजना समिति है। ठीक है, चलिए, इसके बाद वाला अनुच्छेद भी हमारे बहुत काम का है, क्योंकि अभी ये जिले के लिए योजना समिति बना रहे थे। अब महानगर क्षेत्र यदि कोई है तो महानगर योजना समिति की बात करी गई है अगले अनुच्छेद में, तो वो और इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अनुच्छेद है वो कुछ ज्यादा
उतना महत्व नहीं रखते, लेकिन हम देखेंगे सभी को। ठीक है, चलिए। तो अगला अनुच्छेद अब हमारा क्या है, 243 ZE या 243 यार्डा। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना है, इधर आप लिख लीजिए 243 ZE में कि इसमें क्या है, महानगर योजना समिति है। ठीक है, आप इसी नोट्स को इसी तरह से बना लीजिए, इधर शॉर्ट में पहले ये चीज लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि ZE में महानगर योजना समिति है। अब इसके संबंध में कुछ प्रावधान है तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको, क्योंकि सेम चीज है, इसके भी पॉइंट्स बड़े बड़े हैं, तो एक बार में एक पॉइंट बहुत अच्छे से आ जाए तो मैं इसको हटा रही हूं, आप ये लिख लीजिए। अब आप जो इधर डिटेल इनकी लिखोगे वो आप उधर लिखना। अब वैसे ये नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहो तो यदि आप पूरा पेज भी डिवाइड नहीं कर सकते हो तो आप छोटे बॉक्स में आप उस अनुच्छेद को शॉर्ट में लिख लीजिए, बाकी फिर उसकी डिटेल लिख लीजिए। हालांकि अब आप मुझे बहुत कोसने वाले हो, ये चीज मैं बहुत लेट कह रही हूं। वैसे ये डिवाइड करके पेज डिवाइड करके नोट्स बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। जब हम मेंस की तैयारी कर रहे थे तो हमको भी इस तरह बनवाए गए थे और वाकई वो बहुत हेल्पफुल थे, है ना, इसलिए मैं ये चीज कहती हूँ। भले ही आपको इस तरह से अनुच्छेद नहीं भी लिखना है ना, तब भी आप क्या करा करिए, जब मेंस के, स्पेशली जब आप मेंस के नोट्स तैयार करते हो तो एक लाइन खींच के थोड़ी सी जगह इधर रखा करिए ताकि आपके पेज में जो सारी चीजें रामायण जो भी लिखी है उसमें से आप मेन पॉइंट छाट के इधर लिख सको तो आपके रिवीजन में काफी हेल्प होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। इस संबंध में महानगर योजना समिति के संबंध में क्या कहा गया है। वैसे तो लगभग वैसी ही चीजें हैं सब जो अभी हमने जिला योजना समिति के लिए देखी, यहाँ महानगर क्षेत्र के लिए चीजें हो जाएंगी बस, है ना। तो पहले हम उस चीज को समझ लेते हैं, फिर उसी तरह को एक रिवीजन ले लेंगे, तो अनुच्छेद बड़ा देख के घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, इस अनुच्छेद में पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र, अब महानगर क्षेत्र क्या होता है मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, हम जब अनुच्छेद 243P देख रहे थे तो तब हम इसके संबंध में देख चुके थे। तो प्रत्येक महानगर क्षेत्र, मैंने वो परिभाषाएं इसलिए बताई थी आपको ताकि इस तरह के कोई वर्ड आए तो आप वहां अटको नहीं, है ना। तो महानगर क्षेत्र में विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु एक महानगर योजना समिति होगी। तो कुछ खास नहीं कहा गया है भाई, महानगर क्षेत्र जो होगा उसके लिए जो विकास योजना बनाई जाएगी उसके लिए गठित की जाएगी एक महानगर योजना समिति। अब ये क्या होगी, इसके संबंध में और क्या प्रावधान है, ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक समिति बनेगी, पहला पॉइंट तो यही कहा है। तो इस अनुच्छेद का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, मतलब अधिनियम या कानून बना के क्या करेगा, कुछ उपबंध कर सकता है। क्या क्या उपबंध कर सकता है, तो हमने वहां जिला योजना समिति के लिए देखा था कि राज्य का विधानमंडल कुछ उपबंध कर सकता है, यहां हम महानगर योजना समिति के लिए देख रहे हैं कि राज्य का विधानमंडल क्या उपबंध कर सकता है। तो पहला तो यही है कि जो महानगर योजना समिति होगी उसकी संरचना तय करेगा, कितने सदस्य होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, किस तरह से चुन के आएंगे और कौन कौन शामिल होगा, तो इस तरह से उसकी ढांचा, उसका स्ट्रक्चर कौन तय करेगा, राज्य का विधानमंडल विधि बना के तय कर देगा। दूसरा क्या कहा गया है कि इन समितियों के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका क्या होगा, यह भी राज्य का विधानमंडल तय करेगा। परंतु यहां भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि ऐसी समिति, यानी जो महानगर योजना समिति बन रही है, समिति में कम से कम 2/3 सदस्य जो होंगे वो महानगर क्षेत्रों में नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। देखिए क्या कहा गया है कि जो महानगर क्षेत्र होगा उसमें जितने भी नगरीय निकाय आ रहे होंगे, है ना, हो सकता है एक से ज्यादा नगर निगम आते हों, एक से ज्यादा नगर पालिकाएं आती हों, कई
नगर पंचायतें आती हो, तो जितने भी नगरीय निकाय होंगे, उन नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्य और उस महानगर क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर पंचायतें काम कर रही होंगी, तो उन पंचायतों के अध्यक्ष, है ना, यहां पंचायतों के सदस्य नहीं है, नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्य हैं, और जबकि पंचायतों के अध्यक्ष हैं, उनमें से वो अपने में से स्वयं में से उसके समिति के सदस्य चुने जाएंगे, यानी वो लोग अपने में से ही कुछ सदस्यों को समिति का सदस्य चुन लेंगे, है ना, वही लोग चुनेंगे और अपने में से ही चुनेंगे। ठीक है, अच्छा, ये चीज याद रखना कि जहां जिला योजना समिति की हम बात कर रहे थे, वहां 4/5 सदस्य इस तरह से आ रहे थे, और यहाँ 2/3 आ रहे हैं। और वहां पे क्या था, वहां पे जो भी जिले में जो भी नगरीय निकाय थे और जिले में जो भी पंचायतें थी, दोनों के निर्वाचित सदस्यों में से अपने आप में से भेजे जा रहे थे सदस्य चुन के, जबकि यहाँ नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्य तो हैं, लेकिन पंचायतों के अध्यक्ष हैं। तो ये याद रखना, महानगर क्षेत्र में पंचायतों के अध्यक्ष आते हैं, जो 2/3 सदस्य यहाँ होते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था इसलिए भी की गई है ताकि भाई जो प्रत्यक्ष निर्वाचित चुन के आ रहे हैं, तो यानी जनता की भागीदारी इस तरह की योजना बनाने में सुनिश्चित हो सके। जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं, तो वो भी इस प्रकार की योजनाओं में हिस्सा ले सके। ऐसा ना हो कि राज्य विधानमंडल किसी और को, अपने लोगों को, किसी को भी उन समितियों में बैठा दे, है ना, मतलब जिस सरकार का बहुमत होता है राज्य विधानमंडल में चीजें उसी के हिसाब से होती हैं, है ना, तो ऐसा कुछ स्थिति ना हो, इसलिए कहा गया है कि भाई ठीक है, राज्य विधानमंडल तय तो करेगा, लेकिन 2/3 सदस्य आपको उनमें से लेने होंगे, है ना, जो वहां के लोग चुन के भेज रहे हैं, ताकि उनके क्षेत्र के लिए यदि योजना बनाई जा रही है तो उनके प्रतिनिधि उसमें शामिल हों। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। एक दो चीजें और कही गई हैं इसी पॉइंट में, वो देख लेते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। अच्छा, इस संबंध में मैं नोट्स आपको अभी टेलीग्राम पे उपलब्ध नहीं करा रही हूं, क्योंकि जो मुझे लिखवाना है वो मैं यही लिखवाते चल रही हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्या उपबंध करेगा, अगला क्या कहा गया है कि राज्य विधानमंडल उन 2 उपबंधों के अलावा और क्या करेगा। तो पहला हमने देख लिया था कि भाई उनकी संरचना तय कर रहा था, दूसरा हमने देख लिया कि सदस्यों का निर्वाचन का तरीका तय कर रहा था, तीसरा है कि अध्यक्षों के निर्वाचन का तरीका भी तय करेगा। हालांकि वहां कहा है कि 2/3 सदस्य किस तरह से चुन के आएंगे वो इस संबंध में भी कहा है, लेकिन यहां अध्यक्षों के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। ये ही राज्य का विधानमंडल ही तय करता है कि इन समितियों के अध्यक्ष कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये उनके निर्वाचन का तरीका तय करता है। अगला क्या कहा गया है और क्या करता है राज्य विधानमंडल, जो महानगर योजना समिति होती हैं, तो महानगर क्षेत्रों के लिए योजनाओं और समन्वयता के संबंध में इन समितियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मतलब महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना तो बना रहा है, ये समितियां बना रही हैं, ठीक है, उनके अलावा भी उनमें महानगर क्षेत्र में समन्वयता और उसकी और जो भी महानगर क्षेत्र की योजनाएं हैं वो तैयार करने के लिए यदि और भी कोई काम होते हैं तो राज्य विधानमंडल इन समितियों को सौंप देता है। ठीक है, आगे एक और चीज कही गई है, यहां तो सब चीजें जिला योजना समिति के संबंध में जो थी उसी तरह से थी, ठीक वैसे, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा कही गई है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य संगठनों या संस्थाओं का इन समितियों में प्रतिनिधित्व भी तय कर सकती है। भाई महानगर क्षेत्र का विकास हो रहा है, उसके लिए विकास योजना बन रही है, तो यदि केंद्र में का कोई नजरिया रहता है, केंद्र का कोई हस्तक्षेप रहता है इस संबंध में, तो यदि केंद्र का भी प्रतिनिधित्व तय करना हो या फिर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व तय करना हो महानगर क्षेत्र का विकास करने के लिए, या कोई अन्य संगठनों या संस्थाओं का प्रतिनिधित्व तय करना हो, तो राज्य का विधानमंडल विधि बना के क्या कर सकता है, इनका प्रतिनिधित्व भी तय कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरे पॉइंट में कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं और क्या कहा गया है महानगर क्षेत्र के बारे में। ये पॉइंट आपका पूरा हो गया। ठीक है, हम एक क्विक रिवीजन ले लेंगे बाद में, आखिरी में, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा लोड मत लो इस चीज का। अब देखते हैं इस अनुच्छेद का तीसरा पॉइंट। तो ये कुछ खास नहीं है, जो हमने
जिला योजना समिति के संदर्भ में देखा था, वैसी ही चीजें, वैसी ही व्यवस्था है कि प्रत्येक महानगर योजना समिति विकास योजना के तैयार करने में कुछ चीजों का ध्यान रखती है। तो पहला तो क्या रखती है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के सामान्य हित आदि, है ना, आदि का ये ध्यान रखती है। आदि में यहाँ चीजें ऐसी हैं कि मतलब मान लो वो पंचायतें या नगरीय निकाय कोई अपनी योजनाएं बना रहे हैं, उनके संसाधनों का बंटवारा किस हिसाब से है, पर्यावरण संरक्षण के कुछ मुद्दे यदि आप योजना बना रहे हो, तो इस तरह से कुछ चीजें कही गई हैं, तो वो हमारे काम की नहीं है, इसलिए मैंने ज्यादा इसमें लिखा नहीं है। वो तो आपका अनुच्छेद एक पूरा हो जाए इसलिए ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, ना ही यहां से कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि एक तो इस चीज का ध्यान रखेगी, दूसरा किस चीज का ध्यान रखेगी, तो ऐसी संस्थाओं या संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें। मतलब जब महानगर योजना समिति अपनी योजना बना रही होगी, तो यदि राज्यपाल किसी संस्थान या संगठन से परामर्श लेने के लिए कहते हैं, तो ये उनसे परामर्श लेगी, है ना भाई। मान लो उस योजना बनाने के संदर्भ में कोई संस्था या संगठन बहुत अच्छी हो, है ना, तो आपकी योजना प्रभावी बन सके। हो सकता है जो लोग सदस्य जो चुन के आ रहे हैं उनको इतना नॉलेज ना हो, है ना, तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक पॉइंट और है, तो वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो और देख लेते हैं। इस अनुच्छेद का एक लास्ट पॉइंट क्या कहता है हमसे कि प्रत्येक महानगर योजना समिति जो होगी, उस समिति का अध्यक्ष वह विकास योजना जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की गई है, मतलब जो समिति थी और वो विकास योजना बना रही थी, तो उस समिति ने जो सिफारिश की है उस विकास योजना को राज्य सरकार के पास भेजेगा। अच्छा, ये जिला योजना समिति जो हमने देखी थी उसमें भी आपको ये चीज याद रखनी है कि समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार को भेजता है, ना कि राज्यपाल को। और यहां भी याद रखना है कि महानगर योजना समिति जो सिफारिश करती है जिस विकास योजना की, वो भी उस महानगर योजना समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार को भेजता है। ठीक है, तो अब हम इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। जैसे जिला योजना समिति थी, वैसे ही 4 पॉइंट इसमें कहे गए हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्या कहा। पहला क्या कहा भाई कि एक महानगर योजना समिति होगी जो क्या करेगी, महानगर क्षेत्र जो होगा उसके लिए विकास योजना बनाएगी। दूसरे पॉइंट में हमसे क्या कहा कि राज्य विधानमंडल कुछ उपबंध करता है, तो हालांकि उसमें हमारे काम के कुछ नहीं है, आप एक दो बार बस रीड करके छोड़ देना। एक तो संरचना तय करेगा, दूसरा क्या करेगा कि सदस्य कैसे निर्वाचित होंगे ये तय करेगा, अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होगा ये तय करेगा। हालांकि सदस्यों में ये बात याद रखना कि 2/3 सदस्य कैसे आते हैं, तो जिला पंचायतों के अध्यक्ष से आते हैं, सॉरी जिला पंचायत नहीं, पंचायतों के अध्यक्ष से आते हैं, और जो नगरीय क्षेत्र के उस नगरीय क्षेत्र के जो जितने भी नगर निकाय उस महानगर क्षेत्र में आ रहे हैं उन नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से आते हैं। ठीक है, पंचायतों के अध्यक्ष, सिर्फ जिला पंचायत नहीं है, सिर्फ जिला पंचायत जिला योजना समिति में था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। फिर आपको और एक और क्या चीज याद रखना है कि भाई इनके कार्य भी निर्धारित करेगा, और साथ में ये भी कि यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी संगठन का प्रतिनिधित्व तय करना है तो वो भी करेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारे उतना काम का नहीं है। पहला तो आप ये अनुच्छेद ही याद रखना कि अनुच्छेद ZG में महानगर योजना समिति है, ठीक है, प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए बनती है, ये याद रखना। तीसरे पॉइंट में भी हमसे ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, वो भी आप पढ़ के छोड़ सकते हो, उसमें भी ऐसा कुछ याद नहीं रखना। फोर्थ पॉइंट में आपको ये चीज याद रखनी है कि जो योजना वो बनाने के लिए जो समिति बनाई जा रही थी विकास योजना बनाने के लिए, उसकी सिफारिश उस समिति का अध्यक्ष किससे करता है, राज्य सरकार से करता है। ठीक है, बस इतनी सी चीजें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 2 अनुच्छेद और हैं, तो वो इतने खास नहीं है, सिर्फ हम उसको ऊपरी तौर पर बस देख लेते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए वो तो आपके अनुच्छेद पूरे हो जाएं इसलिए मैं आपको करवा देती हूं। ठीक है, क्या है हमारा अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 ZF, सॉरी ये कैपिटल ही है, ZF या 243 या चा।
इसमें कुछ खास नहीं कहा गया है, आप डिवाइडेशन मत करिए, थोड़ा सा छोटा सा बस समझने के लिए लिख लीजिए, यहां से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें कि विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। भाई क्या कहा गया था, चाहो तो आगे इसमें लिख लो, यदि याद नहीं रहे तो, नहीं तो सुन लो। क्या था कि पहले जब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आया था, उससे पहले भी नगरीय निकाय थे, है ना। हमने देखा ही था कि सबसे पहले मद्रास में बन गया था, है ना। तो पहले भी नगरीय निकाय थे, और उसके बाद भी समय समय पर इस तरह के नगरीय संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए नगरीय संस्थाएं या नगरीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं गठित हो रही थी। कई जगह इस संबंध में विधि भी बन चुकी थी, है ना। मतलब राज्यों ने अपने यहाँ विधि बना के इस तरह की संस्थाएं नगरीय स्तर पर नगरीय प्रशासन के लिए गठित कर रखी थी। तो जब ये संविधान संशोधन आया, 74वां संविधान संशोधन, और संविधान में इस संबंध में व्यवस्था की गई, तो ये कहा गया कि जो पहले से विद्यमान विधि है इस संबंध में, नगरीय निकायों के संबंध में, या कोई नगर पालिकाएं मतलब कोई नगरीय निकाय है, तो वो भी बनी रहेंगी। लेकिन कब तक बनी रहेंगी, तो 1 वर्ष तक। कब से 1 वर्ष तक, जब से ये संविधान संशोधन अधिनियम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होगा, उसके 1 वर्ष बाद बनी रहेंगी। यदि उससे पहले उस राज्य के विधानमंडल ने या राज्य के विधानमंडल ने उस विधि के द्वारा किसी को ऐसा प्राधिकार दे रखा है कि ये सामने वाला उस निकाय को क्या कर सकता है, विघटित कर देता है, तो तब तक वो विघटित नहीं हो जाती तब तक, और या फिर 1 वर्ष तक, जो भी अवधि पूरी हो जाएगी ये बनी रहेंगी, ये विधियां भी बनी रहेंगी और नगर पालिकाएं भी बनी रहेंगी। और इसके बाद 1 वर्ष के बाद आपको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार नगरीय निकाय आपको गठित करने होंगे, ये कहा गया था। ठीक है, तो चाहो तो ये सारी बातें लिख लो, बाकी इतना अनुच्छेद काम का नहीं है, सिर्फ इतना भी लिखोगे चलेगा, है ना, आएगा कुछ नहीं। यहां से एक अनुच्छेद और है इसमें, अनुच्छेद 243 ZG, इसको भी हम यहीं देख लेते हैं, छोटा सा ही है। ZG या 243 या 6, क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब जो नगरीय निकाय के निर्वाचन होंगे, यदि उनसे संबंधित कोई मामला उठता है, किसी सदस्य की अयोग्यता का, है ना, या किसी अन्य प्रकार का कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह हुई है, चुनाव में क्या हुआ है, धोखाधड़ी हुई है किसी तरह की, तो ये सारे मामलों में न्यायालय आप नहीं जा सकते, न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता। भाई कुछ इस संबंध में कुछ शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है इनका भी निर्वाचन, है ना। तो कुछ शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग को हैं, कुछ शक्तियां राज्य का विधानमंडल किसी ऐसे प्राधिकार को जो सदस्य की योग्यता वगैरह देखता है, तो किसी और को भी ये प्राधिकार राज्य का विधानमंडल दे सकता है। तो इस तरह से आप न्यायालय नहीं जा सकते निर्वाचन संबंधी यदि कोई मामले हुए हैं तो। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी आप सोच रहे हो कि अभी तो जो नगरीय निकाय और पंचायतों के जो चुनाव हो रहे थे उनके संबंध में न्यायालय गए थे, तो वो आरक्षण का मुद्दा था, वहां निर्वाचन संबंधी कोई समस्या नहीं थी, निर्वाचन संबंधी कोई मामला नहीं था। मतलब निर्वाचन कराने में, या वो चुन के आ रहे हैं या निर्वाचन हो रहे हैं,
उनमें कोई मामला उठता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, इस संबंध में कुछ शक्तियां राज्य का जो निर्वाचन आयोग होगा, जो इनका निर्वाचन कराता है, वो करता है। बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती है तो चुनाव वगैरह रद्द वही करवा देता है। कुछ राज्य का विधानमंडल कुछ शक्तियां जैसे सदस्यों की अयोग्यता वगैरह का किसी और को प्राधिकार सौंप देता है, जिसको भी सौंपा जाएगा वो ये इस प्रश्न का निपटारा करता है। ठीक है, तो कुल मिला के न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता निर्वाचन संबंधी मामलों में। चलिए, ये अनुच्छेद आपके खत्म हो गए। आर्टिकल 243 से लेके जेड जी तक हमने देख लिए। कुछ अनुच्छेद हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें यदि आप पूरा पूरा नहीं याद कर पा रहे हो अभी, है ना, यदि उतना समय नहीं है तो आप प्री के लिए यदि 19 जून का प्री आप दे रहे हो तो कम से कम शॉर्ट में इन सभी अनुच्छेदों को क्या करिए, एक ऊपरी तौर पर सभी को याद, सिर्फ शॉर्ट वाला जरूर याद कर लेना, क्योंकि अनुच्छेद ऐसा का ऐसा उठ के आ जाता है। रहा तो अगले पार्ट में तो हम मध्य प्रदेश में इनकी संरचना देखेंगे, नगरीय निकायों की। उसके बाद वाले पार्ट में मैं सारे अनुच्छेदों का एक बार रिवीजन करवा दूंगी। पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद भी ले लेंगे और नगरीय निकायों का भी ले लेंगे। वहां हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, वहां सिर्फ हम ऊपर ऊपर उन अनुच्छेदों को याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद आपको याद रहना बहुत जरूरी है, सीधे सीधे अनुच्छेद उठ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, और यदि हेल्पफुल रही है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।